और आइए आपको बताएंगे कि सलमान खान को हथियार क्यों चाहिए और गजवाए हिंद के निशाने पर पीएम मोदी है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए ये तस्वीर जो आई है, ये आई है बंगाल से। देखिए नोट ही नोट नजर आ रहे हैं, यहां से वहां तक आप देखेंगे चारों तरफ नोट का जो ढेर लगा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, उसके बाद बताऊंगा ये नोट किसके हैं, कहां से आए हैं। देखिए आंखें चौंधिया जाए, इतना नोट है। गुलाबी रंग के 2-2 हजार के नोट जो आप देख रहे हैं, नोटों का अंबार लगा है जैसे कोरू का खजाना हो। 2-2 हजार के नोट, 5-5 के नोट और नोट ही नोट। किसके नोट हैं, कहां से आए, कहां पकड़े गए, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो नोट का अंबार देख रहे हैं, ये किसका है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देखिए किसका नोट है, कहां से आया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, ये ढेर लगा है नोटों का। रेड की गई है और इस रेड में मिला है नोट ही नोट। कितना नोट है देखिए, गिनते गिनते थक गई एजेंसियां। बाकायदा, पहली वाली तस्वीर जरा फिर से दिखाइए, बाकायदा नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। उसके बाद घंटों तक नोटों की गिनती होती रही है। कितना नोट निकला है, किसका नोट है ये, आखिर किसने इकट्ठा करके निकला लगाया। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए नोटों का ढेर आ गया आपके सामने। 5-5 रुपए की गड्डियां हैं, ये सब ईडी को रेड में मिला है। ये सारे नोट ईडी को रेड में बरामद हुए हैं। आखिर कौन से मंत्री का करीबी है जिसके घर से नोट मिले, कौन से मंत्री का नजदीकी है जिसके पास से, जिसके घर से ये नोट बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए और अब मैं आपको बताऊंगा। पहली तस्वीर जरा 2-2 हजार का नोट भी दिखाइए, एक मंत्री के करीबी के घर से। पहली तस्वीर मंत्री के करीबी के घर से ये सारे नोट मिले हैं। तो किसके नोट हैं, पहली तस्वीर दिखाइए। ये है नोटों का ढेर, ये देखिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं नोट किसके हैं, कहां से मिले हैं, कौन है वो मंत्री जिनके करीबी के पास से नोट मिले हैं। कुछ ऐसे ही नोटों का ढेर लगा हुआ है। आपको बताऊं, एसएससी भर्ती घोटाले की जांच को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापा मारा था बंगाल में। पश्चिम बंगाल के जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उनके ठिकाने पर छापा मारा गया, उनके करीबी के ठिकाने पर, और वहां से नोट मिले हैं। ईडी ने कुल 13 ठिकानों पर रेड की है। अर्पिता मुखर्जी के आवास से 20 करोड़ रुपए कैश मिले। ये 20 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कैश। नोटों की गिनती के लिए बाकायदा मशीन मंगवाई गई नोट गिनने की। उसके बाद नोट गिने गए। अर्पिता मुखर्जी के आवास से 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं, 20 मोबाइल फोन। अर्पिता मुखर्जी को पार्थ चटर्जी का बहुत करीबी माना जाता है दरअसल, और बरामद जो राशि है एसएससी भर्ती घोटाले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग को की पूरी भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, इसकी जांच हो रही है। इसमें OMR शीट में नंबरों की गड़बड़ी के जरिए घोटाला किया गया है। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनको इस शीट के बारे में बखूबी पता होगा। पैसे लेकर नियुक्ति के आरोप लगे हैं दरअसल, और उसके बाद यह रेड की गई। 20 करोड़, क्या यह काली कमाई है? ईडी अब आगे जांच में तस्वीर साफ करेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि गजवाए हिंद के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन गजवाए हिंद के निशाने पर कौन है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी हैं। गजवाए हिंद जिसका मकसद है हिंदुस्तान को जंग के जरिए मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना, उस गजवाए हिंद के निशाने पर कौन है? पीएम मोदी हैं। कैसे, आखिर क्या साजिश है? सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, कैसे आतंकियों ने बताया है साजिश का हिस्सा है कि भारत के वजीर को 2024 में सीरिया तक लेकर जाना है। पहले रिपोर्ट देखिए जरा। क्या गजवाए हिंद के निशाने पर है मोदी? आतंकी ने किया भारत के वजीर पर हिला देने वाला खुलासा। पटना टू पाकिस्तान, साजिश का प्लान। क्या भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले मिशन का पहला टारगेट पीएम मोदी है?
हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश करने वाले ऑपरेशन गजवाए हिंद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डरा देने वाली प्लानिंग की है। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। इससे पहले भी पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आरोपियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। इसका खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि 12 जुलाई को मोदी के कार्यक्रम में बड़ी गड़बड़ी करने की साजिश रची गई थी, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है उसने पटना पुलिस को भी चौंका दिया है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि गजवाए हिंद के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने के बाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंद के वजीर को सीरिया ले जाकर दंड देने का प्लान बनाया गया है। साफ है कि हिंद के वजीर को सजा देने की साजिश की गई। आज की तारीख में हिंद का वजीर कौन है ये सबको पता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली और जो खुलासा हुआ है वो डरा देने वाला, वो हिला देने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे वजीर शब्द का इस्तेमाल किया गया और क्या कुछ खुलासे में है। देखिए जरा 2024 की बड़ी साजिश कुछ ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी में बैठे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन आतंकियों के टारगेट पर। आपको बताऊं आतंकी ताहिर कौन है, तस्वीर दिखाऊंगा। ताहिर ने जो खुलासा किया है वो हिला देने वाला है। पटना पुलिस के साथ पूछताछ में ताहिर ने इन बातों को बताया है। पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप से बाकायदा जानकारी मिली है। ताहिर का जो फोन था, ताहिर के फोन से पुलिस को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से अल फलाही के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। बताया जाता है जो अल फलाही है, नेपाल और भारत के पास एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर एक मदरसा है, उसका नाम है अल फलाही, उसके नाम से बनाया गया ये ग्रुप। ताहिर ने व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा मैसेज किए और ये मैसेज ये कहते हैं जिसमें लिखा है दुनिया के सभी मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। उस मैसेज में ये 2023 में पाकिस्तान गजवाए हिंद का नेता होगा। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का। हिंद के वजीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो उस व्हाट्सएप में लिखी है, हिंद के वजीर से को बांधकर, लिखा है हिंद के वजीर को जंजीर से बांधकर सीरिया ले जाएंगे। अब आप समझिए हिंद का वजीर यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वजीर मतलब पीएम, तो हिंदुस्तान का पीएम 2024 में कौन, और उसे बांधकर जंजीर से सीरिया ले जाएंगे। ये बातें इस व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही हैं। हिंद के वजीर को सीरिया में सजा देंगे, यह लिखा है इस व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उसका इस्लामीकरण करना। गजवाए हिंद वाली साजिश को पाकिस्तान से समर्थन हासिल है। बाकायदा हिंदुस्तान के इस्लामीकरण के लिए बाकायदा फंडिंग होती है इस गजवाए हिंद में। लेकिन आइए अब उस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ताहिर, जिसे पटना पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया। पूछताछ में ताहिर के मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह खुलासा हुआ है। यह देखिए, यह है ताहिर, इससे पूछताछ हुई। इसके व्हाट्सएप मोबाइल अल फलाही के नाम से जो ग्रुप था उसमें बाकायदा यह लिखा है कि हिंद के वजीर को बांधकर सीरिया ले जाएंगे। और क्या कुछ खुलासा हुआ है बताऊं इसके मोबाइल के जरिए, इससे पूछताछ के जरिए जो चीजें निकल कर आई हैं वो बेहद खतरनाक है। यह बताता है कि कितनी घातक साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ यह साजिश रची जा रही है। यह आप देख रहे हैं। दरअसल ताहिर को आप देख रहे हैं। ताहिर पाकिस्तान में फैजान और जैन से बात करता था, फैजान और जैन से। पटना पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है बाकायदा सोर्सेस के जरिए। अब देखिए जरा उस ग्रुप में क्या क्या था। मारखोर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, इसका नाम था मारखोर। मारखोर पाकिस्तान में राष्ट्रीय पशु का नाम है और उसके नाम से यह ग्रुप बनाया गया था। मारखोर ग्रुप में आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी जासूस भी इस ग्रुप का हिस्सा है। सोचिए, मारखोर ग्रुप के जरिए जिहाद के लिए बाकायदा प्रेरित किया जाता था।
लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को तैयार करते थे कि लोगों को गजवाए हिंद की विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जाती थी, हथियार चलाने का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था और 2023 तक हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना पूरा करने की तैयारी थी और 1 मार्च 2024 को खिलाफत आंदोलन होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा ये खिलाफत आंदोलन क्या है। दुनिया के सभी मुसलमान एक खलीफा, एक नेता के अधीन होंगे, ये इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। आइए, सिर्फ अकेले सिर्फ ताहिर नहीं है, एक और दूसरा चेहरा है जो बिहार से ही गिरफ्तार किया गया, पीएफआई का लीडर, पीएफआई से कनेक्शन था, वो भी कुछ इसी तरह की साजिश कर रहा था। यह है ताहिर के अलावा यह है अतर परवेज है। अतर परवेज ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीएफआई की साजिश क्या है भारत के खिलाफ और अतर से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, यानी ताहिर जो साजिश रच रहा था उसी के साथ आगे बढ़ाकर अतर भी यही साजिशें रच रहा था। देखिए जरा अतर की तैयारी क्या थी, ये आप देख रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान विरोध मार्च करना था और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च करना था। सोचिए जरा, तीस्ता से क्या कनेक्शन है भला, इसे इन्वेस्टिगेट कर रही एजेंसियां, ये सोर्सेस से जानकारी मिली है। पीएफआई के निर्देश पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश थी। इसमें महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा और महिलाओं को मिर्च पाउडर रखने के लिए बोला गया था। यानी आखिर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग क्यों और ये मिर्च पाउडर क्यों रखना था? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही पटना पुलिस को यह सारी इंफॉर्मेशन मिली। खुफिया जानकारी पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापा मारा और फुलवारी शरीफ से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पटना पुलिस ने बाद में 2 और आरोपियों को अरेस्ट किया। इस मामले में देश तोड़ने वाली साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। लेकिन इस साजिश के बाद अब मैं आपको बताता हूं, 2 शब्द आपने सुने, गजवाए हिंद और एक खिलाफत। खिलाफत क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं और कैसे हिंदुस्तान में और दुनिया के मुसलमानों के जरिए इसकी तैयारी की जानी है। गजवाए हिंद आखिर क्या है? आखिर गजवाए हिंद के निशाने पर पीएम मोदी क्यों है? पीएम मोदी का शुमार आज दुनिया के बड़े नेताओं में होता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी एक तरफ जहां हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहे हैं, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक भी सिखा चुके। जो मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, ये वो व्हाट्सएप चैट है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है आपको समझ आएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर साजिश रचते हैं। पटना पुलिस के खुलासे से साफ है कि गजवा हिंद का सपना पूरा होने के बाद एक तरफ जहां हिंद के वजीर को सीरिया ले जाकर सजा देने की खुलासे की बात सामने आई, वहीं 2024 तक पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन लाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दूसरी तस्वीरें चलाइए प्लीज। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत कई मुल्कों पर एक खलीफा का शासन होगा। अतर और ताहिर जैसे आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के जरिए ऐसी खौफनाक प्लानिंग की थी। जाहिर है पटना पुलिस ने पटना से लेकर पाकिस्तान तक देश विरोधी संगठनों के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। यह है पूरी साजिश का हिस्सा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं, बात करते हैं दबंग खान सलमान खान। सलमान खान खौफजदा है, डर में है और सलमान खान की जान को खतरा है। किससे खतरा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। सलमान खान को आप देख रहे हैं। सलमान खान आज पहुंचे कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे सलमान खान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिलकर निकले हैं कमिश्नर से। क्यों गए थे कमिश्नर से मिलने मुंबई के, ये आपको दिखाएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक और इनसे मुलाकात की सलमान खान ने। काफी देर तक मिले सलमान और उसके बाद निकल कर गए। आखिर क्या कुछ बात हुई ये मैं आपको बताता हूं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्या कहा सलमान ने जाकर, उनको कई धमकियां मिली हैं, जिसके बाद सलमान खान ने कमिश्नर से मुलाकात की है। सलमान खान और ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, सलमान खान को हथियार चाहिए। जी हां, सलमान खान को बंदूक चाहिए। सुरक्षा के लिए सलमान खान ने हथियार के लाइसेंस की मांग की है। लाइसेंस के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर से सलमान खान ने मुलाकात की। शाम करीब 4 बजे सलमान खान मिलने के लिए पहुंचे थे। पुलिस हेडक्वार्टर में सलमान और पुलिस कमिश्नर की मुलाकात हुई।
एक ज्वाइंट यानी संयुक्त पुलिस आयुक्त से भी, ज्वाइंट सीपी से भी सलमान खान ने मुलाकात की। सलमान के पिता को धमकी की चिट्ठी मिली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चिट्ठी में सलमान को मारने की धमकी दी गई थी। धमकी के बाद सलमान ने यह एप्लीकेशन दी है। सलमान ने पुलिस से हथियार मांगा था और इसी एप्लीकेशन पर उनकी मुलाकात हुई है मुंबई पुलिस कमिश्नर से। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सलमान को हथियार क्यों चाहिए और किससे उन्हें डर लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की फिल्मों में अपने एक मुक्के से 10-10 को एक साथ ढेर कर देने वाले सुल्तान को अब डर लग रहा है। दबंग के चुलबुल पांडे को चाहिए बंदूक। धमकियों के बाद अपनी सुरक्षा के लिए सलमान खान हथियार अपने पास रखना चाहते हैं। टाइगर को डॉन लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली थी, जिसके बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसलिए सलमान खान आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले और बंदूक के लाइसेंस की मांग की। सलमान मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सलमान खान को धमकी दी गई। सलमान खान को किसने धमकी दी? सलमान को आपने देख लिया, वो मिले कमिश्नर से। धमकी किसने दी और कैसे धमकी की चिट्ठी मिली, जरा देखिए। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था सलमान खान के पिता को, आप देख रहे हैं सलीम खान को। सलीम खान दरअसल मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। वॉक के दौरान ही उन्हें धमकी भरी ये चिट्ठी मिली और लेटर सलीम खान के गार्ड को मिला था। दरअसल सलीम जहां बैठते थे वहां पर लेटर उन्हें रखा मिला, उसी चेयर पर जैसे आप देख रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल सलमान खान को धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई कौन है मैं आपको बताऊंगा। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस चिट्ठी में लिखा था मूसेवाला जैसा हाल होगा सलमान खान का। मुंबई पुलिस ने बाकायदा इसके लिए एफआईआर दर्ज की थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी धमकी दी है और कहा था सलमान को मारेंगे, सबको पता चलेगा। यह लिखा था उस चिट्ठी में। जोधपुर में ही सलमान खान को मारेंगे, यह भी लिखा था। शार्प शूटर संपत नेहरा को पहले एक बार लॉरेंस बिश्नोई मुंबई भेज चुके हैं और संपत ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की बाकायदा रेकी भी की थी। उस वक्त वारदात से पहले ही गिरफ्तार हो गया था संपत। उसके बाद गिरफ्तारी से हत्या की साजिश नाकाम हो गई थी। बिश्नोई समाज से आता है डॉन लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज काले हिरण को पूछता है। काले हिरण से इसका कनेक्शन है, ऐसा कहना है। काला हिरण मामले को लेकर ही सलमान खान को धमकी दी गई थी उस वक्त। आइए मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूं, धमकी वाली चिट्ठी जो सलमान खान के पिता को दी गई। उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल है लॉरेंस बिश्नोई का। ये है वो चिट्ठी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये वो लेटर है, राइटिंग बेशक पढ़ने में ना आए लेकिन देखिए ये चिट्ठी सलमान खान के पिता को मिली थी और लिखा था बहुत जल्द आपका नंबर आएगा, मूसेवाला जैसा हश्र होगा। ऊपर सलीम खान और सलमान खान दोनों का नाम इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। इसी चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई थी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सलमान खान को धमकी दी किसने थी। उस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है लॉरेंस बिश्नोई। यह है लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ जेल में अब तक बंद था। पुलिस पूछताछ कर रही है, पंजाब पुलिस ने भी पूछताछ की। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई जिससे सलमान को डर लग रहा है, जो बार बार सलमान को जान से मारने की धमकी दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान पूरी तरह से सतर्क हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले साल की है। वैसे तो हर ईद पर सलमान अपने फैंस को हाथ हिलाकर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इस बार जो उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, उस धमकी की वजह से सलमान खान ईद पर घर से बाहर नहीं निकले। सलमान खान अपनी बालकनी पर नहीं आए। अपने जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, जो फैंस हैं, जो हर साल ईद पर उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आकर खड़े होते हैं, उनसे आकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस बार सलमान खान के फैंस को मायूसी हाथ लगी। इसी डर की वजह से सलमान खान बाहर नहीं निकले, जो ईद पर अपने चहेते एक्टर के दीदार के लिए पहुंचते हैं। इस ईद पर भी सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस की भीड़ लगी थी। ये जो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर है। इस बार फैंस को सलमान खान का दीदार नहीं हुआ।
कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि सलमान ने सुरक्षा कारणों के चलते फैंस से दूरी बनाई। सलमान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से सुर्खियों में आया, जब बिश्नोई के गैंग में खुले तौर पर मूसेवाला की हत्या की बात को कबूल किया है। इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है, जिसमें लॉरेंस ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिश्नोई ने कहा है पूछताछ में कि सलमान को वो माफ नहीं करेगा। ये जब पुलिस ने पूछताछ की क्या धमकी तुमने दी है, तो उसने कहा वो सलमान को कभी माफ नहीं करेगा। सलमान लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए, पब्लिक के सामने आकर पहले माफी मांगे सलमान खान, तब उसे माफ करेगा, यह पुलिस पूछताछ में कहा। बिश्नोई ने सलमान के मर्डर की दरअसल साजिश रची थी। हत्या के लिए 4 लाख में राइफल का ऑर्डर दिया गया था। लॉरेंस ने मर्डर के लिए शूटर भी मुंबई भेजा था, खबर यह है, और लंबी दूरी की बंदूक ना होने के चलते हत्या नहीं हो पाई थी, प्लान फेल हो गया था। अब सलमान खान को इसीलिए बंदूक का लाइसेंस चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है, नुपुर का समर्थन करने पर कैसे गला काट गैंग अभी भी गलियों सड़कों पर घूम रहा है। फिर इसी तरह का हमला हुआ है मध्य प्रदेश में, नुपुर का समर्थन और गला काट देने की कोशिश हुई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आयुष, ये आप आयुष को देख रहे हैं, आयुष यादव जिस पुलिस थाने के बाहर ये जो आप देख रहे हैं भारी भीड़, लोगों ने उसके बाद जगह प्रोटेस्ट भी दर्ज करवाया है। अगली तस्वीर दिखाइए, आयुष को उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर नहीं अगली, आइए मैं आपको दिखाऊं कि कैसे और किसने हमला किया, मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद सारे आरोपियों की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, आयुष का परिवार, ये आप देख रहे हैं, आयुष पर हमला हुआ और आयुष पर हमले के बाद फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आगर मालवा में बजरंग दल के नेता पर हमला हुआ है, बजरंग दल के नेता है आयुष। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उन पर अटैक किया गया। उज्जैन रोड पर आयुष दरअसल बाइक से जा रहे थे और उस दौरान कुछ लोगों ने पहले बाइक रोककर उनका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद जब आयुष का नाम जाना फिर उन पर हमला किया गया। चाकू, तलवार और धारदार हथियार से आयुष पर हमला हुआ। हमले के बाद सिर काटने की धमकी आयुष को दी गई, टुकड़े टुकड़े करने की भी धमकी आयुष को दी गई। स्थानीय लोगों ने आयुष की जान बचाई जो वहां मौके पर मौजूद थे। उसके बाद आयुष को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सिर पर चोट लगने से फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले पर बजरंग दल ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है। इसके बाद आइए मैं आपको सुनवाता हूं पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है। एसपी आगर मालवा, उससे पहले जरा सुनिए आयुष का परिवार क्या कह रहा है, फिर आपको सुनवाऊंगा पुलिस क्या कह रही है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आयुष पर जानलेवा हमला होता है और आयुष की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं आयुष के परिवार के साथ हूं, यहाँ पर उनके ताऊजी हैं, उनके चाचा हैं और उनके कई साथी हैं जो बजरंग दल में उनके साथ काम करते हैं। और परिवार का ये कहना है कि अब आयुष को उज्जैन से इंदौर शिफ्ट किया गया है क्योंकि उसकी मेंटल स्थिति को लेकर डॉक्टरों में संशय, क्योंकि सिर पे चोट है। आयुष के ताऊजी से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आयुष के बारे में आपके पास अभी क्या हालात, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी? उज्जैन से इंदौर शिफ्ट किया मतलब क्रिटिकल और ज्यादा हो गया है वो? मैं आगर से आयुष के साथ में गया था उज्जैन, वहाँ पे उज्जैन 2 दिन में रहा उसके साथ में। वो सही ढंग से अपन कोई बात करते हैं जवाब नहीं दे पा रहा है। दूसरा उसको वहाँ से फिर उज्जैन से इंदौर के लिए डॉक्टर ने रेफर किया है। आयुष की हेल्थ जल्दी वो रिकवर करे, स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ कामना परिवार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, हम उसके लिए उपवास भी कर रहे हैं, वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। उसके लिए हम बैजनाथ भी जो है सभी दूर गए हैं, बगलामुखी में मान कर रखी है हमने, सभी दूर वो ठीक हो जाए। सभी हम परिवार और लगे हुए उसी के उसमें। और आइए मैं आपको बताऊं कि गला काट गैंग के जो मेंबर हैं, अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो दिखाइए। गला काट गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। फोटो दिखाइए, जो इससे पहले आपने पिक्चर दिखाई थी वॉल पर, वो फोटो दिखाइए। जो आरोपी हैं, आरोपियों की तस्वीर आपके पास है, ये है आरोपी। आरोपी नंबर 1 अमान, आरोपी नंबर 2 सलमान को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर अगर है तो दिखाइए। आरोपी नंबर 3 जुनैद और अगला आरोपी। ये जो 3 आरोपी हैं, इन 3 आरोपियों में चौथा आरोपी भी आपके पास, आरोपी नंबर 4 आसिफ और आरोपी नंबर 5 लियाकत।
ये 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अब तक इस मामले में। आइए अब इनके बारे में पूरी कुंडली मैं आपको देता हूं। ये गला काट गैंग के मेंबर्स कौन कौन हैं और इन पर क्या आरोप है, पुलिस ने इनके कैसे गिरफ्तारी की है, देखिए जरा। ये आगे देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, ये 5 की गिरफ्तारी हुई है। ये 5 खुद अपने आप को बचा ना सके, लेकिन मजहब के नाम पर किसी पर भी हमला कर रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद इनकी हालत देखिए जरा। आयुष यादव पर इन 5 ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों की तलाश जारी है अभी और 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया। इनका नाम अमन, सलमान, जुनेद, आसिफ, लियाकत। इनके खिलाफ रासुका लगी है और लगनी भी चाहिए और तब तक जेल में रहना चाहिए इनको। इन जैसे बाकी जो खुले घूम रहे हैं, जो कभी भी किसी का गला काट रहे हैं, ऐसे सब जेल के अंदर रहने लायक ही हैं। आरोपियों के परिवार पर अतिक्रमण का भी आरोप लगा हुआ है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा मुनादी भी कराई है। बुलडोजर के डर से लोगों ने अतिक्रमण हटा दिया है। अतिक्रमण खाली करने वालों में मुख्य आरोपी अमन के पिता भी शामिल हैं। अमन के पिता ने सरकारी जमीन पर गैरेज बनाया हुआ था और मुनादी के बाद अमन के पिता ने गैरेज खाली किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए एसपी राकेश कुमार क्या कह रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग चिन्हित करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 5 लोगों के विरुद्ध हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये इसमें हम लोग 5 लोगों के विरुद्ध जो है रासुका की कार्रवाई हमने अभी प्रस्तावित की है और ये 80 ग्रिस में भी हम लोग वारंट प्राप्त करके और इसको भी जो है हम प्रोसेस में ले आएंगे। पर हमला करने वाले आरोपी जो हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। कुछ 3 आरोपी ये हैं, 8 पहले जेल जा चुके हैं, 3 ये आरोपी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है। इनका मेडिकल के बाद अब इन्हें जेल भेजा जाएगा। आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि आपने जो हमला किया है। जी सर, मैं तो ही नहीं, मैं तो दुकान पे था उस टाइम। अच्छा, बस स्टैंड पर दुकान। कैसे आरोपी बना लिया फिर? मुझे ही नहीं पता, जाने किसने फोटो दे दिया सर। अच्छा, अमजद भाई कटिंग वाले के यहाँ बैठा था उस टाइम में, वीडियो सीसीबी है उस टाइम का। और आप पे भी यही आरोप लगा है कि आप लोगों ने साथ फोटो था, तो अगले साल का फोटो था, तो इसमें जोड़ के हमें भी शामिल कर लिया इसमें। अच्छा, ये लोग अब भले ही चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है और ये कह रहे हैं कि इन पर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि बजरंग दल के नेता पर जो हमला हुआ था उसमें ये लोग शामिल थे। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। दिन भर जिस पर हंगामा होता रहा, दिन भर जिस पर बहस होती रही, वो अगली बड़ी खबर है। क्या मनीष सिसोदिया केजरीवाल के बहुत करीबी, उनके राइट हैंड, क्या उनकी जेल जाने की स्थिति आ गई है? बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच कितनी नजदीकी है। केजरीवाल के लेफ्ट हैंड सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में है। मनीष सिसोदिया पर बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। क्या आरोप है ये मैं आपको बताऊं। और ये कहना है बीजेपी का कि सिसोदिया की जेल जाने की बारी आ गई। ऐसा क्यों कह रही है बीजेपी और इल्जामात क्या है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर बवाल हुआ है। जी हां, उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उपराज्यपाल ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले की जांच करे। जांच की सिफारिश एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई है और मुख्य सचिव के रिपोर्ट के बाद सिफारिश की गई है। बाकायदा रिपोर्ट में सिसोदिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। दिल्ली आबकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप है। और उल्लंघन क्या, अब उसमें बीजेपी का आरोप यह कि 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया है सिसोदिया ने, यह आरोप है। उनका कहना है शराब दुकानों के टेंडर जो दिए गए, उन टेंडर्स में फायदा पहुंचाया गया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि 144 करोड़ माफ कर दिए गए हैं।
सब मनीष सिसोदिया की देखरेख में हुआ है और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बाकायदा ठेके दिए गए हैं। बिना नियम कंपनी को 30 करोड़ वापस किए गए। केजरीवाल बोले सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, यह कहना अरविंद केजरीवाल का। मनीष सिसोदिया पर जांच का संकट अब और गहरा गया क्योंकि सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। केजरीवाल आज सामने आए। केजरीवाल ने कहा खुद को उन्होंने भगत सिंह की औलाद बताया। जरा सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या पलटवार कर रही, दोनों को सुनिए। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा, कई बार जेल हुआ है हम लोग। दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओगली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। और आइए मैं आपको बताता हूं शराब नीति पर क्या बवाल हुआ है। यह है क्या बवाल, कौन 144 करोड़ पी गया, ये आरोप लग रहे हैं। कहां गया इतना पैसा, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। शराब नीति पर बवाल जो रहा है वो शराब नीति है क्या, जरा आप सबसे पहले ये देखिए। ये आप देख रहे हैं 32 जोन में बांटा, हर जोन में 26 से 27 दुकानें। जी हां, 32 जोन में दिल्ली को बांटा गया और हर जोन में 26 से 27 दुकानें। कुल 249 लाइसेंस आवंटित कर दिए गए शराब के ठेकों के। 40% से 100% निजी हाथों में पहुंचा दिया गया। इसके बाद होटलों के बार क्लब को 3 बजे तक परमिशन दे दी गई और शराब पीने के लिए उम्र की सीमा को घटा दिया गया। इसमें शामिल है 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल कर दिया गया। होटलों में 24 घंटे शराब बिक्री की परमिशन दे दी गई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिपेंडेंट दुकानें खोल दी गई। पॉलिसी में दुकानों के साइज को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहले मिनिमम एरिया 150 स्क्वायर फीट हुआ करता था और साइज बढ़ाकर 500 स्क्वायर फीट उसके बाद कर दिया गया। मोबाइल ऐप से शराब बिक्री की अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, वेबसाइट से भी शराब बेचने की परमिशन दी गई। ये जो शराब को लेकर दिल्ली में कहा जाता है एक के साथ एक फ्री, शराब की होम डिलीवरी को भी इजाजत दे दी गई दिल्ली में। पुरानी नीति में दुकानों के काउंटर सड़क की तरफ और नई नीति में अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें इस नई शराब नीति में थी। अब जरा सुनिए, मैं आपको सुनवाता हूं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। उस पॉलिसी से 1300 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली सरकार को हुआ और इसलिए मनगढ़ंत बेबुनियाद कार्रवाई करके मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करने की जो आप तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारा सच पूरा देश जानता है कि तुम केजरीवाल मॉडल से डरे हुए हो, केजरीवाल से डरे हुए हो और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हो। लेकिन हमारा कारवा रुकेगा नहीं, लगातार बढ़ता रहेगा। तुम्हारी कार्रवाइयों से हम और मजबूत होंगे। हमारा तो शुरू से मानना है कि जो एक्साइज पॉलिसी बिना किसी नियम कानून को देखे बिना लाया गया, जिस प्रकार से दिल्ली की महिलाओं के, दिल्ली के लोगों के प्रचंड विरोध के बावजूद भी गली गली में शराब की दुकान खोलना, शराब की दुकान को स्कूल के सामने भी, मंदिरों के सामने भी, मस्जिदों के सामने भी, मतलब देवालयों के सामने भी शराब की दुकान खोलना, स्कूलों के सामने खोलना, ये सारी अनियमितताओं के बावजूद उन्होंने न दिल्ली की जनता की सुनी, न तो हम सांसदों की सुनी। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। देश में पिछले कई दिनों से आबादी कंट्रोल को लेकर बहस हो रही है, लेकिन क्या जनसंख्या कंट्रोल पर कानून लाने की तैयारी है? देश की सबसे बड़ी संसद में
क्या कानून लाने की तैयारी है? ये मैं क्यों कह रहा हूं? संसद से आबादी पर क्या आखिरी वार की तैयारी होने जा रही है? ऐसा क्या हुआ पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बाकायदा प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी है। और यह तैयारी की, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह तैयारी की है रवि किशन ने। बीजेपी के सांसद रवि किशन प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे आबादी कंट्रोल पर उनकी तैयारी है, कैसे आएगा ये बिल और क्या इसमें चीजें होंगी? ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो चाहते हैं देश में आबादी पर कैसे काबू किया जाए। तो उसका तरीका यह है कि जनसंख्या नियंत्रण पर रवि किशन प्राइवेट बिल लेके आएंगे। उनका कहना है, रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं। 2019 से रवि किशन ने प्राइवेट मेंबर्स बिल की तैयारी की है। आबादी रोकने के लिए कानून बनाए जाए संसद में। रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बाकायदा तैयारी की है। विश्व गुरु बनने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। उनका कहना है, सांसद जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट मेंबर होते हैं दरअसल, और प्राइवेट मेंबर द्वारा पेश बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। और रवि किशन यही बिल लेकर आने वाले हैं। बिल को पेश करने से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना होता है और प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ शुक्रवार को पेश कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर प्राइवेट बिल को मंजूरी देते हैं। उसके बाद अब तक संसद में 14 प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए हैं। जरा सुनिए रवि किशन क्या कह रहे हैं, कैसे आबादी पर काबू करने के लिए संसद में कानून लाने की जरूरत बता रहे हैं। सुनिए। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की है। जिस दिन ये पारित होता है, ये देश विश्व गुरु बनने की पूरी तरह एक उड़ान भर चुका होगा। यही सोच है मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं विकास की निगाहों से देख रहा हूं। इसको, जिस बिल को मैं जात धर्म के नाम से नहीं देख रहा। और इतना ही नहीं, कैसे योगी मॉडल से जनसंख्या रोकने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या आबादी कंट्रोल को लेकर कई बार बहुत सी चीजें बोली है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने बताया है आबादी को रोकने की कितनी जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जैसे कि आप जानते हैं 20 करोड़ के आसपास है, और एक राज्य की जनसंख्या इतनी हो, उस राज्य में तरक्की में सबसे बड़ा अवरोध अगर कुछ होगा तो वो आबादी होगा। योगी आदित्यनाथ के कैसे जनसंख्या कंट्रोल का प्लान क्या है, योगी मॉडल से जनसंख्या बम पर ब्रेक की तैयारी है। जनसंख्या नियंत्रण पर आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बताऊं, भूगर्भ जल सप्ताह के समापन समारोह में योगी बोले हैं। योगी ने कहा, बढ़ती आबादी ने भूजल यानी जमीन के अंदर का जो पानी है, भूजल का तेजी से दोहन किया है। पानी की बूंद बूंद की कीमत को समझना होगा हमें। और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार बहुत तेजी से चल रहा है। जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान हुआ है और इसमें क्या चीजें शामिल है। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में कई प्रावधान किए गए हैं आबादी कंट्रोल को लेकर। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसमें पहली बात, 2 या 2 से कम बच्चों के माता पिता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा जिनके 2 या उससे कम बच्चे। 2 से अधिक बच्चे तो सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। 2 से अधिक बच्चे वालों को सब्सिडी के भी वो पात्र नहीं होंगे, सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी वो नहीं कर पाएंगे। और 2 से अधिक बच्चे तो निकाय चुनाव भी वो नहीं लड़ सकते हैं। राशन कार्ड 4 सदस्यों तक ही सीमित होगा, यानी मां बाप और 2 बच्चे। आइए मैं आपको सुनवाता हूं आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आबादी को लेकर, और इससे पहले भी योगी बढ़ती आबादी पर हमला कर चुके हैं। सुनिए जरा। जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी और जिस तेजी के साथ औद्योगिकीकरण हुआ और भूगर्भीय जल का दोहन हुआ, उस अनुपात में भूगर्भीय जल के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, बीच के कालखंड में उसमें बरती गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसका परिणाम था कि अनेक विकासखंड अतिदोहित की श्रेणी में आकर के डार्क जोन की श्रेणी में चले गए थे। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं
तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आजादी के बाद से किसकी आबादी कितनी बढ़ी है और इसको लेकर किस तरह से सरकार को काम करने की जरूरत है। किस धर्म में की आबादी किस रेशियो में बढ़ी है आजादी के बाद, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया है। हिंदू धर्म 1951 में 84% आबादी थी, जो 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 78.35% आबादी उस रेशियो में हिस्सेदारी घटी है। 5.75% हिस्सेदारी घटी 1951 से 2011 के बीच। मुसलमानों में 9.80% आबादी थी, जो 2011 की जनगणना में 14.20% हो गई। 4.40% 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से आबादी बढ़ी है। ईसाई धर्म में देखिए 0.34% बढ़ी है हिस्सेदारी। सिख में 0.02% घटी है। इसके अलावा मूव कीजिए इसे, बौद्ध धर्म के लोग जो हैं उनमें 0.03% बढ़ी है 51 से 2011 की तुलना में, और जैन धर्म में भी 0.05% घटी है। और लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती आबादी को अगर काबू नहीं किया गया तो अभी आप जो स्थिति देखते हैं अपने इर्द गिर्द, बहुत सी जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। ये जो आलम देख रहे हैं, ये आज आप देख रहे हैं आज की स्थिति है। अब से जरा 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद सोचिए क्या हाल होगा। जितने अंदर हैं ट्रेन के उतने ही बाहर हैं, और हो सकता है उतने ही ट्रेन के ऊपर भी नजर आने लगे। अगर ये चाहते हैं कि ये हालत ना हो तो सरकारों को वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताऊं, आखिरी 2 जनगणना की तुलना करते हैं। आखिरी 2 जनगणनाओं के दौरान कितना फर्क आया है, ये इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये है आखिरी 2 जनगणनाएं। 2001 में 82.75% थी हिंदुओं की आबादी, यानी 82 करोड़ के आसपास थी, 82 करोड़ थी। 2011 में 96 करोड़ हो गई, यानी वृद्धि कितनी हुई, लगभग 16.77 करोड़। अगर आप देखें रेशियो के हिसाब से 0.65% घट गई है। मुसलमानों की 13.80 करोड़ के आसपास थी, जो 2011 में बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। 24 करोड़ 78 लाख वृद्धि। परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूं, वृद्धि दर मैं आपको बता रहा हूं, और 0.8% बढ़ गई है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आबादी का जो विस्फोट है, आबादी की बहस ऐसे ही नहीं हो रही। आपका जो पड़ोसी मुल्क है चीन में आबादी सबसे ज्यादा है, और चीन में आबादी ज्यादा थी तो चीन में सिर्फ आबादी ज्यादा नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के कुल आबादी फिलहाल 7.95.40 है, और अगले कुछ महीनों में ही दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। इस 8 अरब लोगों में सबसे ज्यादा लोग चीन में रहते हैं। चीन की आबादी फिलहाल 142.60 करोड़ है। चीन ने जनसंख्या विस्फोट पर 4 दशक पहले ही कानून बनाया था और एक परिवार में 1 बच्चे की नीति अपनाई, जिसका असर भी हुआ, और जब अब चीन की आबादी स्थिर हो गई। साल 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। कम बच्चों के परिवार को आर्थिक फायदे दिए गए, जबरन नसबंदी और गर्भपात भी कराए गए। चीन में प्रजनन दर तेजी से गिरी है। 2 दशक बाद चीन की आबादी स्थिर होने लगी। लक्ष्य हासिल करने के बाद
चीन ने नियम बदले। 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया चीन ने। जब चीन में एक परिवार में एक बच्चे की नीति को सख्ती से पालन कर रहा था, उस दौरान भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही थी। बिना किसी जनसंख्या नियंत्रण कानून के भारत आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां कुछ ही महीनों के बाद भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। साल 1948 में भारत की आबादी 35.8 करोड़ थी, जो 72 सालों में 103 करोड़ बढ़कर 2020 में 138 करोड़ के पार पहुंच गई। विश्व जनसंख्या दिवस के दिन संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक अगर भारत की आबादी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बात हाथ से निकल जाएगी। 2030 में देश की आबादी 150 करोड़ हो सकती है। 2050 में आबादी 166 करोड़ पहुंच जाएगी। बढ़ती आबादी के साथ समस्याएं भी बढ़ेंगी। जीने के लिए जरूरी संसाधन इस अनुपात में कम है। कुल वैश्विक आबादी का 18% हिस्सा भारत का है और भारत के पास दुनिया का 2.8% भूभाग है। भारत में मात्र 4% पानी पीने योग्य है। नागरिकों की न्यूनतम जीवन गुणवत्ता कम होती जाएगी। बढ़ती आबादी के कारण पलायन भी बढ़ता है और प्रवासी के रूप में काम करने में हमारा स्थान पहला है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। आज दुनिया की आधी आबादी चाइना और भारत के बीच में है, लेकिन आप चाइना को देखें, चाइना में मेरी जानकारी में 78 के इर्द गिर्द चाइना का जीडीपी कम था भारत के जीडीपी से, और चाइना ने 79 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। भारत में कुछ ऐसे जिले चिन्हित हैं जहां की एफटीआर बहुत बढ़ा हुआ है नेशनल एफटीआर से, और 1 मिनट में भारत और चाइना को दोनों की तुलना करें तो चाइना 1 मिनट में लगभग 10 बच्चे पैदा करते और भारत 1 मिनट में 30 से ऊपर बच्चे पैदा करते। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एफिडेविट दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश और भाजपा के लोगों को नहीं मालूम कि सेक्स रेशियो मुसलमानों का कितना है? बताइए। बड़ा है 936 to 9, इंप्रूवमेंट है 930 to 951। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने वाले कौन है? मुसलमान है। और आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो टीएफआर रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? और आइए अब आपको बताऊं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो उसमें कौन सी चीजें होंगी, आखिर कैसे जनसंख्या काबू करने के लिए नियम और कानून बनेंगे, ये देखिए जरा। इन नीति में हो सकता है कि 2 बच्चों की नीति लागू होने पर कई बदलाव संभव हो। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सुविधाएं खत्म हो सकती हैं। परिवार के सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, यह भी इसमें शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और सरकारी नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिलेगा। ज्यादा बच्चों वाले परिवार को राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा, यह भी इसमें शामिल हो सकता है। सामानों पर मिलने वाली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, जो योगी मॉडल में भी शुमार है। बैंक से लोन लेने में भी परेशानी हो सकती है। ये सारी चीजें इस नीति में, इस कानून में हो सकता है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, लोगों को सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं। क्या देश में जरूरत है ऐसे कानून की? जो लोग मजहब को बीच में ला वो गलत तरीके से ला रहे हैं। आबादी रोकना जायज चीज है, क्योंकि हम लोग जो सुख सुविधा मिल रही है वो किसी कारण से रुक जाती है। अगर आबादी में कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग को जो भी शासन सरकारी सुविधा है उसका हम अच्छे लाभ मिल सकते। आबादी की लड़ाई मजहब से कोई इसका मतलब ही नहीं है। देश की आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूलभूत समस्याएं जो हैं हम लोगों को बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आबादी को रोकना, जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है। जनसंख्या कानून जो है वो सरकार को बहुत पहले ले आना चाहिए था, क्योंकि सरकार को ही सोचना पड़ेगा कि जनसंख्या कानून पर जो भी विचार हैं
उनमें सबको अमल करना चाहिए और सबको सहमति दिखानी चाहिए। यह आबादी का जो प्रश्न चिन्ह है, ये देश में बहुत दिनों से समस्या है और हम सबकी ये मांग है, पूरे देश की ये मांग है कि जनसंख्या कानून भारत में अब तक लग जाना चाहिए। बयानबाजी हो रही है, लगातार हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आबादी रोकना ऊपर वाले के हवाले नहीं, आबादी रोकना तो हम सबके हवाले है कि हमें अपने पे कंट्रोल करना होगा कि हमें 2 बच्चे करने हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सके। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ी हुई ये खबर है। अभी भी कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स जारी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज कांग्रेस के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदीश ठाकुर, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया जो कभी मनमोहन सिंह ने दिया था कि इस देश के पहले संसाधनों पर जो हिस्सा है या अधिकार है वो मुसलमानों का है। देखिए जरा क्या कुछ कहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर। इन्होंने कहा देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। आगे मैं बताऊंगा मुसलमानों के साथ किया क्या है इन्होंने। कांग्रेस मुस्लिमों के साथ है, अपनी विचारधारा पर कायम है। चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, ऐसे बयान आप समझ सकते हैं लाजमी है। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, अपना वोट ना बंटने दें, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होता है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यह बातें कही हैं और जगदीश ठाकुर ने यह बयान अल्पसंख्यक सम्मेलन में दिया है और उनके बयान के बाद हंगामा हुआ। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग घोषणा पत्र का भी ऐलान किया है। यह है कांग्रेस की स्थिति। सोचिए, इसी साल नवंबर दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है तो इस तरह के बयानों के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश है। कांग्रेस के इस बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। बीएचपी और बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर पर एक पोस्टर बाकायदा चस्पा कर दिया है, जिस पोस्टर पर कांग्रेस दफ्तर को हज हाउस बताया गया है। अब जरा सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनिए। લંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી લંકાની ચોટ ઉપર બોલતો એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। और आइए अब आपको दिखाता हूं, कांग्रेस कह रही है देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यही बात कभी मनमोहन सिंह ने कही थी, लेकिन आपको बताते हैं कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा राज देश पर कांग्रेस ने किया। इसी तरह मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहे, लेकिन मुसलमान 1947 से आगे नहीं बढ़ा और बदतर स्थिति में पहुंच गया कांग्रेस के राज में। कैसे? मुसलमानों की आबादी करीब 22 करोड़ है और लेकिन मुस्लिमों में साक्षरता दर 58% है, यानी पढ़े लिखे केवल 58% है, 50% से थोड़े ज्यादा। इनमें भी केवल 3% मुसलमान ही, 3% ही ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं। सोचिए जरा, 58 में 3%। ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा केवल 0.8% का है, 0.8%। सरकारी रोजगार में केवल 5% मुसलमान है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ज्यादातर राज इस देश में कांग्रेस ने किया और मुसलमानों की इस हालत के लिए तो पहली जिम्मेदारी कांग्रेस की। 19 लाख सुरक्षा बलों में केवल 60,000 मुसलमान हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3% मुसलमान ही आईएएस हैं। भारतीय पुलिस सेवा में 4%, विदेश सेवा में 2%, सिर्फ 2% मुस्लिम है। रेलवे में 4.5% और बैंक में केवल 2% मुसलमान काम करते हैं। राज्यों में भी केवल 6% मुसलमानों को रोजगार मिला है और ग्रामीण इलाकों में 62% मुस्लिम भूमिहीन है। तो यह बताता है जिस दल ने सबसे ज्यादा राज किया वो सिर्फ वोट तो लेता रहा, किया कुछ नहीं, और यही वजह है मुसलमानों की इस बदहाली की। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब,
तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।